हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी का एकीकरण जो कि है हिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अब 1 का पार्ट नंबर 5 का मतलब ये है कि मैंने ऑलरेडी इस पर 4 वीडियोस बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। और अगर आपको सीधे जर्मनी के एकीकरण की कहानी समझनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बताया है ये सिर्फ इतना बताया है कि क्लास 10th में आपको जो है लिखने में समझने में सबको जरूरत पड़ जाए। अगर आप इस पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और पहले तो आप इसको ही पूरा देख लीजिए, पूरी वीडियो को। उसके बाद में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे और ज़्यादा डीपली जानना है। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दूंगा। जब वो आ जाएगी आप एक्सेस करके ये जान पाएंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। वैसे आपको बता दूं, पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जर्मनी का एकीकरण है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं ब्रिटेन और इटली का एकीकरण लेकर आऊँगा और उसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तो आइए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं जर्मनी के एकीकरण की कहानी। जर्मनी के एकीकरण की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम के जितने भी पीछे यानी आपके 10th लेवल के जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, आप अगर उनके पीछे के पेपर देखोगे पिछले साल के, तो आपको कहीं ना कहीं जर्मनी का एकीकरण का जो प्रश्न है वो जरूर मिल जाएगा। इससे रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर मिल जाएगा। तो कुछ बातें हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो किस हिसाब से हुआ। जर्मनी के एकीकरण की कहानी को हम लोग 2 पार्टों में बांटेंगे। 2 पार्ट में इसलिए बांटेंगे क्योंकि एक बार जर्मनी के एकीकरण की कहानी फेल हो गई और एक बार जर्मनी के एकीकरण की कहानी पास हो गई। फेल पास का मतलब मैं अभी आपको देखो क्लियर करूंगा। शुरुआत में कौन से लोग फेल हो गए, मैं यहां से थोड़ा नीचे से कहानी लिखना शुरू करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। सन 1848 से हम लोग शुरू करते हैं। सन 1848 में फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह, उसकी पार्लियामेंट में एक सभा हुई। सिर्फ आप इतना समझो, फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह है जहां पे पार्लियामेंट में फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट में एक सभा बुलाई गई जिस सभा का मेन मकसद था जर्मनी का एकीकरण करना। अब एकीकरण का मतलब सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहीं पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एकीकरण का मतलब क्या है। देखो, एकीकरण का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे आप जानते हो अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बहुत सारे अपने भारत के राज्य हैं। हर एक राज्य का एक एक मुख्यमंत्री है। अगर पूरे भारत का कोई नक्शा ना हो, जबकि ये स्वतंत्र राज्य जो हैं ये सभी बस ये अपने आप में ही व्याप्त हैं। मान लो कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सिर्फ अपना ही है, उसकी बॉर्डर के चारों तरफ बाड़ लगा दी जाए, या फिर समझ लो कि उसके बॉर्डर के जितने भी बीच के लोग हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में रह सकें, उनका बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से कोई भी मतलब ना हो, ठीक है, तो इनको कहते हैं स्वतंत्र राज्य। जर्मनी में ऐसे बहुत सारे राज्य थे शुरुआत में, 18वीं शताब्दी में नेपोलियन की युद्ध के बाद में भी बहुत सारे राज्य थे। अब दोस्तों एकीकरण का मतलब होता है कि इन सबको एक बना दो, इन सबको एक बना दो। एक बनाने का मतलब ये है कि पूरा एक नहीं बना देना है, इन सबके ऊपर एक कानून लागू होगा, सारे जर्मनी के अंतर्गत में आ जाएंगे, यानी इन सबके ग्रुप को हम जर्मनी कहना शुरू कर देंगे। उदाहरण के तौर पर आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपका जो क्लास 12th है, आपके स्कूल का जो क्लास 12th है वो कहीं और है, थोड़ी दूर पर है आपके एक शहर से, और उस शहर में उस क्लास 12th के जो टीचर है वो अपने मन के हैं। वो जब मर्जी हो तब पढ़ाते हैं, जब मर्जी हो तब उस पर जो बच्चों को पीटते हैं, जब मर्जी हो तब वो शिक्षा देते हैं, जितनी मर्जी हो फीस लेते हैं। ऐसे ही आपके शहर में कहीं थोड़ी दूर पर क्लास 11th है, दूर पर क्लास 10th है, दूर पर क्लास 9th है, और भी बहुत सारे क्लासेस हैं। किसी का किसी से कोई मतलब नहीं। क्लास 11th के बच्चे आते हैं, अपनी क्लास में बैठते हैं और पढ़ते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही 10th वाले आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं अपने अपनी जगहों पर। मान लो कोई वहाँ है, कोई वहाँ है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, तो इस तरीके से सारे लोग अलग अलग रहते हैं, सारे टीचर अलग अलग हो गए, सब कुछ अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग नहीं है जिसके अंदर ही सारे क्लास बन सकें। तो एकीकरण का मतलब ये नहीं है कि आप एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, बिल्डिंग को स्किप करते हैं। एकीकरण का मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल के कुछ रूल्स होना चाहिए जो सभी क्लासेस पर लागू हो सके,
ठीक है। प्रिंसिपल सबसे बड़ा हेड रहेगा, वो तय करेगा कितनी फीस लेनी है। सभी स्कूल के सभी क्लासेस के बच्चे जो हैं वो एक बराबर फीस दें, एक जैसी ड्रेस पहने, एक जैसी भाषा बोले, एक जैसा सिलेबस रखें, सब कुछ मतलब एक जैसा होना चाहिए। इसी चीज़ को एकीकरण कहा जाता है। जब सारे क्लास अपने अपने मन के चल रहे होंगे, हर टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है, मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है एकीकरण कहलाती है कि सबको एक सूत्र में बांध दिया जाए। ओके, अब आप समझ गए होंगे। तो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट में एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन क्लास 12th के जो टीचर थे वो नाराज हो गए, या फिर उन्होंने इस एकीकरण को सपोर्ट ही नहीं करा। क्लास 12 मतलब प्रशा, मैं ऐसे ही क्लास 12 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ना आसानी से समझ में आने लगे, क्योंकि लोग ना ये प्रशा, जर्मनी, ये सब कुछ सुन सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उनके दिमाग में सब कुछ बाउंस होने लगता है। मैंने ऐसा फील किया क्योंकि मेरी जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट है यहाँ पर बच्चे आते थे, जब मैं इनको समझाता था तो यही हाल होता था। तो अब क्या हुआ आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे राज्य थे, सारे राज्यों के जो लोग थे वो मिलकर के एक मीटिंग कर रहे थे। इसी राज्य में से एक राज्य था प्रशा, उसके राजा ने सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, प्रशा के राजा ने एक अपने सैनिकों को चारों तरफ से भेज दिया। सैनिक द्वारा ये जो है आंदोलन जो चल रहा था ये कुचला गया। अब फ्रैंकफर्ट के आंदोलन में शामिल कौन कौन से लोग थे पहले आप ये समझ लो। देखो, जर्मनी की जो युद्ध, जर्मनी छोड़ो, जो नेपोलियन के युद्ध के बाद में जर्मनी जो था ना, यहाँ पर एक वियना संधि लागू हुई। वियना संधि आप सब लोग जानते हैं। वियना संधि के अकॉर्डिंग 30 राज्यों का एक संघ बनाया जा रहा था, ढीला ढाला, बहुत ही ऐसा संघ जिसमें कोई पावर ना हो। तो ये जो 30 राज्य थे, इनके लोग ये चाहते थे कि ये संघ बहुत पावरफुल हो। ठीक है, पावरफुल का मतलब है अपनी खुद की वहाँ पर सारी चीज़ें हों, अपना खुद का एक स्टेबल मतलब संविधान हो, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो सब कुछ अपने हिसाब से बनाई हुई हों। इसके लिए इन्होंने जो है यहाँ पर क्रांति शुरू कर दी। ठीक है, क्रांति शुरू करने के साथ में दोस्तों यहाँ की जो जनता थी, हर एक राज्य की जनता जो थी वो ये चाहती थी कि लोकतांत्रिक संवैधानिक रूप से जो है लोकतंत्र स्थापित किया जाए, यानी कि लोकतांत्रिक संविधान वहाँ पर लागू हो जाए, या बोल सकते हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र वहाँ पर लागू हो जाए। ये कौन चाहता था? यहाँ की जनता। इसके लिए 1845 से ही यहाँ पर क्रांति शुरू हो गई थी। आप बोल सकते हैं कि अपने अपने शासकों के प्रति विद्रोह शुरू हो गए थे। इन विद्रोहों के चलते 1848 में फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट में एक सभा बुलाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग को प्रशा के राजा द्वारा कैंसिल कर दिया गया। अब ये मीटिंग यहाँ पर हुई कैंसिल, मीटिंग को कुचल दिया गया, जितने भी इन लोगों के आंदोलन थे वो सारे हटा दिए गए। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है पास वालों की, यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण था ये कैसे पास हुआ। आपने देखा कि इन लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने, जो जर्मनी के देश प्रेमी लोग थे, देशभक्त लोग थे, उन लोगों ने, इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्र के लोगों ने जर्मनी को एक करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाए। अब हम समझते हैं जर्मनी को एक किसने किया, यानी जर्मनी को एकीकरण के सूत्र में किसने बांधा। ये तो फेल हो गया मॉडल। इसके बाद में दोस्तों प्रशा, जो जर्मनी के राज्यों में जितने भी राज्य थे उसमें एक सबसे पावरफुल राज्य था। बहुत सारे यहाँ पर राज्य हैं, जर्मनी का जो राज्य है प्रशा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल राज्य था। ठीक है, उसमें जो राजा थे विलियम प्रथम, उन्होंने क्या किया, जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क एक व्यक्ति का नाम है, उन्होंने बिस्मार्क को पूरे जर्मनी का चांसलर बना दिया। यानी कि जर्मनी के सभी राज्यों का जो चांसलर है वो कौन बन गया? बिस्मार्क बन गए। राजा कौन है? ध्यान से समझो, आपके राजा हैं इस समय पर विलियम प्रथम, कहाँ के? प्रशा के। ठीक है, और चांसलर पूरी जर्मनी का कौन बन गया? चांसलर बन गए यहाँ के बिस्मार्क। भाई अब बहुत ध्यान से देखना, अब आपकी सारी को समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये तो आप जानते हो कि ये तो यहाँ से ख़त्म हो गया। जर्मनी की जो एकीकरण की कहानी है ना, वो वास्तव में यहीं से शुरू होती है, जब यहाँ के चांसलर बिस्मार्क बने। बिस्मार्क की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, क्योंकि जरूरी है कि आपको पता हो बिस्मार्क किस नेचर के आदमी थे। जब भी कोई राजा बनता है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ दो बातें चलती हैं। पहला कि वो अपने राज्य का खूब विस्तार कर सके, और दूसरा
उसकी प्रजा उससे बहुत ज़्यादा खुश रह सके, ताकि उसका जो है लंबे समय तक अवधि बढ़ती रहे, और यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं। कुल मिलाकर के संसदीय और अपने जो प्रजा को चलाने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन जो बिस्मार्क था वो पूरी तरीके से अलग आदमी था। बिस्मार्क के दिमाग में दो चीज़ें चलती थी, पहला चलता था सेना और दूसरा चलता था युद्ध। मतलब क्या हुआ, बिस्मार्क सेना प्रिय आदमी था, युद्ध प्रिय आदमी था। वो बातों से, भाषण से कोई मतलब नहीं रखता था, वो सिर्फ युद्ध से, पावर से, ताकत से मतलब रखता था। हट्टे कट्टे लोगों को ला करके एकदम ताकतवर मतलब ग्रुप बना करके जो है किसी पर भी चढ़ जाना और युद्ध करना। इस राजा का और इस पूरे प्रधानमंत्री का दोनों का एक मकसद था। वो मकसद ये था कि जितने भी जर्मनी के राज्य हैं, इन सभी राज्यों को मिला करके एक बना देना और नाम दे देना जर्मनी। यानी कि इनका जो मेन मकसद था वो था जर्मनी का एकीकरण करना। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर ये कहानी नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं बहुत विस्तार से दूसरी कहानी लेकर के आऊँगा, वो भी 2-3 दिनों के अंदर ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहीं पर आई बटन में भी दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हो। 2-3 दिनों बाद आप इस वीडियो के जरिए उसको भी पा सकते हो और चैनल पर जुड़े तो मिल जाएगी। तो राजा विलियम और चांसलर बिस्मार्क, इन दोनों का जो मेन मकसद था वो जर्मनी को एक करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी जो समस्या थी वो ये आ रही थी कि आधे से ज़्यादा राज्यों पर जर्मनी के ऑस्ट्रिया का अच्छा खासा अधिकार था। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने आधे से ज़्यादा राज्यों पर जर्मनी के अच्छा खासा कब्जा कर रखा था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी दोस्तों वो ये थी कि ये चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन प्रशा के नेतृत्व में। मतलब सबको ये लगे कि प्रशा ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया है, इससे जो जर्मनी के राजा हैं वो भी प्रशा के राजा ही बनेंगे। आप इसका मतलब समझ रहे हो ना, नेतृत्व वाला मतलब। जैसे आपका जो पूरा स्कूल है, आप पूरे स्कूल में सबको इंग्लिश मीडियम बनाना चाहते हो। हिंदी मीडियम का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम बनाना चाहते हो, पूरा स्कूल इंग्लिश मीडियम तो आपने बना दिया। अब कहा ये जा रहा है पूरे स्कूल को कि भाई क्लास 10th वालों की मेजबानी है कि हम इंग्लिश मीडियम बन पाए। इसका मतलब क्लास 10th वालों को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्लास 10 के जो टीचर हैं उन्हीं को प्रिंसिपल बना दो। ये नॉर्मल सा उदाहरण है। तो प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो, ये दो जो चीज़ें हैं ये चाहते थे। ऑस्ट्रिया ना हो और प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो। तो इस एकीकरण में 3 बड़ी प्रॉब्लम थी। 3 बड़ी प्रॉब्लम थी जो इनको सॉल्व करनी थी। क्या बड़ी प्रॉब्लम थी, देखो ध्यान से आप। पहली जो प्रॉब्लम थी दोस्तों वो था खुद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का कभी एकीकरण हो, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा तो उसका राज खत्म हो जाएगा, जो कि उसके आधे से ज़्यादा भागों पर अधिकार था। दूसरा जो दोस्तों कारण था, या बोल सकते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी जर्मनी के लोग। जर्मनी के लोग खुद नहीं चाहते थे कि इसका एकीकरण हो। अब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जर्मनी के लोग चाहते थे, अभी कह रहा हूँ नहीं चाहते थे। तो आधे लोग चाहते थे जबकि आधे लोग नहीं चाहते थे। तो जो देश प्रेम थे, जो चाहते थे, देश प्रेमी देशभक्त लोग, वो तो इधर सारे थे, हार गए, बात खत्म हो गई। अभी यहाँ पर चल रहा है बिस्मार्क का दौर। इस रूम में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है यार, क्योंकि अभी पंखा नहीं है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। तो नया पंखा लाने का मतलब जो मतलब है, एसी पंखा जो भी मिले, एसी तो लाऊंगा नहीं भाई, इतने पैसा वाले नहीं है, पंखे ही लाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट हम बता रहे थे वहाँ से भटक गए। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी के लोग, ये 3 प्रमुख कारण थे। अब हम देखते हैं कि कैसे बिस्मार्क ने इनका एकीकरण किया, मतलब इनका सामना किया और जर्मनी का एकीकरण किया। इस एकीकरण को करने में दोस्तों उन्होंने 3 बड़े युद्ध लड़े। और बिस्मार्क बहुत ज़्यादा खराब प्रकृति का आदमी था। खराब मतलब वो जीत के लिए, अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक गया गुजर, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, वो जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाले व्यक्ति थे। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले इनके 3 युद्ध। कौन कौन से 3 युद्ध हुए, इस युद्ध में उन्होंने किस किस को जीता, इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। 1862 में बिस्मार्क जो थे ये चांसलर बने थे। ध्यान से समझेंगे कब, 1862 में। 1862 में चांसलर बनते ही इन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि इन्होंने ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ली। अब आप कहोगे कि दोस्ती क्यों कर ली भाई, ये तो इनको हराना चाहते थे, अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने इनसे दोस्ती की।
दोस्ती के दौरान इन्होंने क्या किया, 1864 में ये यानी कि प्रशा, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, प्रशा के साथ में ऑस्ट्रिया, इन दोनों ने मिल करके युद्ध किया। वो भी किससे, ये मैं आप बना देता हूँ, ये दोनों एक ग्रुप हैं और दूसरा ग्रुप है डेनमार्क। इन्होंने डेनमार्क से युद्ध किया और जब चूंकि दो लोगों ने डेनमार्क से युद्ध किया तो हार गया कौन, डेनमार्क। जब डेनमार्क हारा तो इन्होंने डेनमार्क से कई सारे राज्य जीत लिए। मुख्य रूप से जो 3 राज्य जीते वो थे सेल्सविक, हॉलस्टीन और लायनबर्ग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेल्सविक, ठीक है, हॉलस्टीन और लायनबर्ग। दोस्तों आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि 1864 में प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के डेनमार्क के साथ में युद्ध किया और सेल्सविन, हॉलस्टीन और लायनबर्ग को जीत लिया। डेनमार्क पूरी तरीके से हार गया। अब इन डचियों का सहारा लेकर के, सहारा नहीं बेसिकली आड़ लेकर के, आड़ का मतलब देखो आपको मैं समझाता हूँ। ये जो जगह है सेल्सविक और हॉलस्टीन, ये पड़ती है आपके प्रशा और डेनमार्क के बीच में, ठीक है, प्रशा और डेनमार्क के बीच में। आप ध्यान से समझते रहना। ये जो सेल्सविक और हॉलस्टीन है ये बीच में पड़ती है, इसके कारण ना तो ये डेनमार्क के हिस्से में आती थी ना तो ये इनके हिस्से में आती थी। अब हुआ क्या, युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान इन्होंने मिलकर के ये तीनों जगह जीत ली, ठीक है। इनमें बंटवारा हो गया। क्या बंटवारा हुआ, ध्यान से समझेंगे। बंटवारा ये हुआ कि सेल्सविक आ गया प्रशा के हत्थे, मतलब प्रशा ने इसको ले लिया। हॉलस्टीन दे दिया गया ऑस्ट्रिया को। लायनबर्ग को क्या करा, प्रशा ने पैसे दे करके खरीद लिए। यानी कि सेल्सविक और लायनबर्ग ये दोनों मिल गए प्रशा को, हॉलस्टीन मिल गया ऑस्ट्रिया को। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो बिस्मार्क हैं ये ऑस्ट्रिया को तो अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो ये दोनों मिलकर के दोस्ती करके डेनमार्क को हरा करके बैठे हुए 1864 में। वास्तव में बिस्मार्क का जो मेन मकसद था ना, वो था ऑस्ट्रिया को हराना, हटाना, लेकिन वो कायदे से हटाना चाहते थे। उन्होंने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया। इस कूटनीति को लहू और लोहे की कूटनीति कहा जाता है। ये उनका तरीका था। उन्होंने पहले इनसे दोस्ती करी, इसके बाद में इन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान के अकॉर्डिंग ये करा कि ये जो बंटवारा किया था, इसी बंटवारे को गड़बड़ बता करके कि ये गड़बड़ हो रहा है, इसमें अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ में, जो बंटवारा किया इन 3 राज्यों का या जो कुछ भी बताया हो, इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ फिर से युद्ध छेड़ दिया। मतलब पहले उसके साथ मिलकर के किसी को हराया और अब उसी के साथ में युद्ध करने जा रहे हैं। तो इन्होंने युद्ध छेड़ा 1866 में। किसके साथ में, प्रशा का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया के साथ। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रशा का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया के साथ। यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया था ये हार गया। हारने की मेन वजह आपको मैंने बताई नहीं यहाँ पे, लेकिन अब बता देता हूँ कि 1862 में इनके प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने सबसे पहले प्रशा की जो सैन्य शक्ति थी ना उसे खूब मजबूत किया था। उनका एक ही मकसद था कि सैन्य शक्ति को जितना मजबूत कर लें उतना बेहतर होगा। तो इसके कारण अब ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया को इन्होंने लायनबर्ग और हॉलस्टीन के चक्कर में उनकी बंटवारे की संधि का नाम दे करके हरा दिया। अब ऑस्ट्रिया हारा तो यहाँ पर इनको और नए राज्य मिले, जैसे कि हैनोवर, हॉलस्टीन, लग्जमबर्ग और कैसल, ऐसे राज्य जो थे वो इन्होंने प्रशा ने ऑस्ट्रिया से जीत लिए थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़े से, हैनोवर, ठीक है, कैसल, हॉलस्टीन, ये इस प्रकार के, और लग्जमबर्ग, यहाँ पे लग्जमबर्ग रह गए हैं। ये सारे राज्य प्रशा ने जीत लिए ऑस्ट्रिया से और इसका हर्जाना देना पड़ा युद्ध का ऑस्ट्रिया को बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से जितने भी राज्य थे ये सारे राज्य जीते गए। किसके द्वारा, ये सारे राज्य प्रशा के द्वारा जीत लिए गए। अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया का गेम खत्म और उत्तरी जर्मनी जो था वो अच्छी तरीके से बस गया, यानी उत्तरी जर्मनी का एकीकरण हो गया ऑस्ट्रिया की हार के साथ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्रांस का जो ऑप्शन था ये अभी भी बचा हुआ था, फ्रांस के साथ में युद्ध करना। तीसरा युद्ध इन्होंने फ्रांस के साथ में लड़ा प्रशा ने। अब देखो यहाँ पर ना कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ी है। आप जब अगर कमेंट करके बताते हैं तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनके जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड हर एक बात को बहुत
एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपको कहानी भी सुनने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये तो क्लास 10th की है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल से पता होना चाहिए। तो मैं वो डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप कमेंट करो। तो यहाँ पर आते हैं वापसी से 1870 में तीसरा युद्ध छेड़ा इन्होंने, किसके साथ में? प्रशा प्लस फ्रांस का युद्ध। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो प्रशा और फ्रांस के युद्ध में, अच्छा आपको एक बात पता है, ये जो फ्रांस है ये ब्रिटेन के बाद में दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, जो उस समय पर जो विश्व युद्ध मतलब विश्व में दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी, सबसे बड़ा पावर था, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो प्रशा और फ्रांस का फिर से युद्ध हुआ, काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चला और भाई जो फ्रांस है ये हार गया। 13 महीनों में फ्रांस ने अपने घुटने टेक दिए, क्योंकि भाई इनका जो युद्ध था वो भी एक कूटनीतिज्ञ तरीके से था, जनता को परेशान किया जा रहा था, जनता को भूखमरी की हालत तक में रख दिया गया था, इसलिए फ्रांस ने जो है मतलब घुटने टेक दिए। फ्रांस ने जब घुटने टेके तो इन्होंने 2 बड़े बड़े राज्य गठित कर लिए फ्रांस से, जिनका नाम था अल्सेस और लॉटेन। इन दोनों राज्यों को प्रशा ने जीत लिया। अब दोस्तों बहुत सारे जितने भी राज्य थे जो दूसरों के पास थे वो सारे जीतते चले गए प्रशा, और प्रशा के एकीकरण में मतलब जर्मनी के एकीकरण में प्रशा का काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। जब दोस्तों अल्सेस और लॉटेन जो हैं ये जर्मनी में मिल गए तो इनकी देखा दुखी में और भी जो राज्य थे जैसे बेडन हो गया, बर्तेम्बर्ग हो गया, ये सारे भी जर्मनी में मिल गए, और इस तरीके से 1871 में जर्मनी की पूरी एकीकरण की जो कहानी हुई वो पूरी हुई। अब यहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा चीज़ों को समझ पाना अगर जो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, थोड़ी दिन 1-2 दिन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर लेना। उन सभी क्वेश्चन आंसर में इतनी सिंपल तरीके से इसका आंसर लिखा हुआ है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको चीज़ें एक्चुअली में क्या हुआ है वो सब कुछ याद हो, और कंपटीशन लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। बस मुझे क्या चाहिए? आपका सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार, लाइक, कमेंट, शेयर, बस ये चीज़ मुझे चाहिए। अब यहाँ पर पूरी होती है जर्मनी के एकीकरण की कहानी, और इसी के साथ में दोस्तों विलियम प्रथम जो थे, जो विलियम फर्स्ट थे, इनको पूरे जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, और यही है जर्मनी के एकीकरण की कहानी। अगला जो इसका वीडियो आएगा दोस्तों इस पार्ट का, मतलब इसी चैप्टर का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग इटली और ब्रिटेन दोनों को एक साथ लेंगे, और उसके अगले पार्ट में हम लोग साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अगले पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और ये चैप्टर फिनिश। फिर इसके बाद में एक लाइव क्लास होगा जहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिख करके बताओ यस सर।